हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करेंगे एक क्विक रिवीजन किस चैप्टर की? इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर की। तो इनकम टैक्स के अंदर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस का माइंड मैप रिवीजन कर ली थी, राइट। तो अब हम सैलरी चैप्टर की माइंड मैप रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें से आपको बहुत से टॉपिक्स जो आपको भूल रहे भी होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ये डेफिनेटली श्योर है। और बहुत कम समय में आपको सारे सैलरीज के जो टॉपिक्स हैं वो रीकैप हो जाएंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए लास्ट तक समझ के ज़रूर जाना, इस वीडियो को बहुत काम में आएगी। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सैलरी इनकम में आता क्या है। तो देखो, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में ही आपको सैलरी मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर जो वो एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है उसके बदले ही उसको सैलरी मिलती है। तो जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, वो वाली इनकम, उसके अलावा कोई इनकम सैलरी के चैप्टर में नहीं आने वाली। तो सिंपल सी बात है, एक एम्प्लॉय जब कोई अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयर को देता है, उसके बदले एम्प्लॉयर जो उसको इनकम दे रहा है, सैलरी दे रहा है, वो इस इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल की जाएगी, वही इनकम इस चैप्टर में ली जाएगी। तो ये बेसिक है जो आप सबको पता है। देखिए, सबसे पहले अब हम बात करेंगे सेक्शन 15 की। तो सेक्शन 15 जो है उसमें अगर हम कवर करते हैं कि सैलरी जो है आपको दो केसेस में देखनी है। सबसे पहले कि सैलरी आइदर ऑन अ ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर टैक्सेबल की जाएगी। तो इतना भी आपको क्लियर है कि अगर मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ ड्यू और रिसिप्ट बेसिस की, तो ड्यू और रिसिप्ट बेसिस का मतलब क्या निकला कि अगर मैंने एडवांस में आपको सैलरी दे दी तो वो तब टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर मैंने आपको डिले में सैलरी दी है तो क्या वो तब टैक्सेबल होगी? नहीं। जिस दिन वो सैलरी ड्यू हो गई वो उसी दिन टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे फिर आपको मिले उसके बाद, वो मैटर नहीं करता। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर आपकी सैलरी एरियर में है तो वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी, अगर आपने एडवांस में दे दी है तो वो एडवांस में ही टैक्सेबल हो जाएगी। यानी सरकार आपको बस इतना कहती है कि जब भी आप सैलरी ड्यू कर रहे हो या जब आपको मिल गई है, विच एवर इज अर्लियर, ये आपको टैक्सेबल करना है। इसके अलावा अब सैलरी में आता क्या है? देखिए, जितना भी पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें सारे कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी ही हैं, यानी सैलरी में ये सारे कंपोनेंट्स ही हम कवर करेंगे। सबसे पहले जिसमें कवर होता है अलाउंसेस। क्या कवर होता है? अलाउंसेस। अलाउंसेस तीन तरह के आपने पढ़े हुए हैं। नंबर वन, फुली टैक्सेबल, पार्शियल टैक्सेबल एंड फुली एग्जेम्प्ट, राइट। ये तीन तरह के हमने बात करी हुई है। तो फुली टैक्सेबल में मैंने ईजी रखने के लिए आपके लिए एक एब्रीवेशन रेडी की हुई है, जो मैंने नोट्स में भी डाली हुई है अच्छे से। दैट इज स्विफ्ट डिपोर्ट। स्विफ्ट, ऑब्वियस सी बात, गाड़ी का नाम है, जल्दी याद आ जाएगा। तो स्विफ्ट डिपोर्ट मतलब क्या है? एस फॉर सर्वेंट अलाउंस, डब्ल्यू फॉर वार्डन एंट्रीम, डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, ये आपकी फुल फॉर्म कवर कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए, आपके सारे पॉइंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, जो कि बहुत आसान है रिवाइज करना। अगर इस कैटेगरी में आपको कोई भी अलाउंस पूछा जाता है, आपने बिना किसी सोच समझ के जितनी अमाउंट दी है सारी की सारी टैक्सेबल कर देनी है, बस, और कुछ नहीं करना। और फुली एग्जेम्प्ट में आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट से लिंक्ड अलाउंसेज होंगे, जो भी हाई कोर्ट से लिंक्ड अलाउंसेज होंगे, जो भी यूएनओ से लिंक्ड अलाउंस होंगे, वो सारे के सारे फुली एग्जेम्प्ट में आ जाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरीज हैं जो कभी भी टैक्सेबल नहीं करी जाती। इसके अलावा आपके पास आता है पार्शियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्शियल के केस में मैं नॉर्मली आपको दो केसेस में लेके जाऊंगा। एक है एक्सपेंडिचर जो हमने एक्चुअल किया है, उन बेसिस पे एग्जाम्पशन मिलेगी आपको, राइट। और एक है जो सरकार ने आपको बताया है कि कितनी एग्जाम्पशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि सी डी हर्ट ये एक नाम है जो आपको बताएगा कि मैंने जितना भी खर्चा कर दिया उस अलाउंस का, उतना मेरा क्या मतलब, उतना मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं मुझे कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है, मुझे डेली अलाउंस मिलता है, मुझे हेल्पर अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, रिसर्च अलाउंस मिलता है, या ट्रैवलिंग पर्पस के लिए अलाउंस मिलता है, अगर ये 6 कैटेगरी सी डी हर्ट के लिए मुझे अलाउंस मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें से जितना भी खर्चा, यानी जितना उस अलाउंसेस का एक्सपेंडिचर कर दूंगा, उतना मेरे लिए वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी अगर मुझे 12,000 रुपये मिलता है तो 12 का 12,000 में अगर उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, यानी उसको यूज़ कर लेता हूँ, तो वो सारे एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसमें से किसी भी बैलेंस अमाउंट के ऊपर अगर कोई बचा ही नहीं है तो टैक्स लगने ही नहीं वाला। सिमिलरली, अगर मैं 12 में से 10 का इस्तेमाल कर लेता हूँ, यानी 12,000 में से 10,000 का अलाउंस यूटिलाइज कर लेता हूँ, तो सर जो बचा हुआ 2,000 अलाउंस है, क्या वो मेरी टैक्सेबल सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा।
तो ये कुछ ऐसे अलाउंस है जिनको पूरा यूटिलाइज करने के लिए ही सरकार ने बनाया हुआ है। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे अलाउंसेस जो सरकार ने कहा हम आपको बताते हैं ये कितना एग्जेम्प्ट करना है। उसमें से सबसे पहली कैटेगरी है चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस। एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन होते हैं तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उनकी एजुकेशन के लिए मतलब कुछ उनको अलाउंसेस प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को। तो उस एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए जो अलाउंस उसको मिला है वो भी उसके लिए क्या है, एग्जेम्प्टेबल माना जाता है कुछ एक्सटेंट पर्पस के लिए, यानी कुछ पार्शियल टैक्सेबल होता है और कुछ पार्शियल एग्जेम्प्ट माना जाता है। ये क्या है, इसकी लिमिट देखो, 100 रुपये एक पर महीना पर चाइल्ड के लिए, मतलब एक बच्चे के लिए 100 रुपये पर महीना अप टू 2, यानी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ये आपको अलाउंस एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और पर बच्चे के लिए 100 रुपये पर महीना आपको टैक्स क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा ये अलाउंस। ठीक है जी, याद रखना है 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम, ठीक है, और 100 रुपये पर महीना, और साथ ही साथ याद रखना है एक बच्चे का 100 रुपये, यानी 2 बच्चों का 200 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। हॉस्टल का भी बिल्कुल सेम है, 100 की बजाय क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, एक बच्चे का एक महीने का अप टू 2 चिल्ड्रन तक। ठीक है जी। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सर हमने तो ट्रांसपोर्ट ऊपर भी करा था, देखो जरा ऊपर ध्यान से देखो, हमने टी फॉर ट्रांसपोर्ट करा था ना स्विफ्ट डिपोर्ट में। सर ये ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या निकला, नीचे मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो हैंडीकैप्ड है और उसको अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो फिर उसको एग्जेम्पशन दी जाएगी। कितनी सर, 3200 पर मंथ। ठीक है जी। इसके बाद है रनिंग अलाउंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है, कभी कभार आ जाता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। याद रखिएगा, जितना अलाउंस मिला है उसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ ये आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, यानी या तो 10,000 रुपये पर महीना या फिर 70% ऑफ अलाउंस आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा इस केस के अंदर। ठीक है। उसके बाद है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया का जो अलाउंस है वो आपको अप टू 200 पर मंथ, ये एक बहुत कम पूछने वाला अलाउंस है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 200 रुपये पर महीना आपने इसमें से एग्जेम्प्ट कर देना है। ठीक है जी। तो ये याद रखना, ये कुछ अलाउंसेस बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंसेस हैं, इसके अलावा भी बहुत से अलाउंसेस आते हैं, पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इस मैराथन में कवर करने की कोशिश की है जो आपको हमेशा ही याद रखने हैं। चलिए, इसके बाद सर एक इंपॉर्टेंट स्पेशल अलाउंस के अलावा पार्शियल टैक्सेबल की कैटेगरी में एक इंपॉर्टेंट अलाउंस था एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है। ठीक है जी। सेक्शन 10(13)(a) के अंदर आता है ये अलाउंस। एग्जेम्प्ट हो जाता है ये कितने लेवल तक, जितना अलाउंस मुझे मिला, या फिर रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, या फिर अगर तो आप मेट्रो सिटी में हो तो 50% ऑफ सैलरी, अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं हो किसी और सिटीज में आते हो तो फिर आपको 40% ऑफ सैलरी। यानी आपने टोटल 3 कैटेगरीज को अपने एचआरए में से, मतलब 3 कैटेगरी को एग्जेम्प्ट लिस्ट में लिखना है। जो भी इन तीनों में सबसे स्मॉलर होगा वो आपके एचआरए में से माइनस हो जाएगा जितना आपको मिला है, बाकी जो बचा होगा वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। सिमिलरली मतलब क्या निकला, जितना एचआरए मुझे मिला प्लस नीचे आपने सेकंड नंबर पे क्या किया, रेंट पेड जितना किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या बना, 50% या 40%। अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो 50%, नहीं तो 40% आपने लेना है अपनी सैलरी का। सर लेकिन एक पॉइंट है कि मेट्रो सिटी में क्या आएगा, मेट्रो सिटी में इनकम टैक्स वालों ने 4 स्टेट्स को ही रखा हुआ है, DKMC। सर ये DKMC का मतलब दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अगर ये 4 कैटेगरी में आप रहते हो तो आपको 50% ऑफ सैलरी के बेसिस पे एग्जेम्पशन दी जाएगी, नहीं तो 40%। सर ये तीनों कैटेगरी में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो आपके एचआरए में से लेस कर दिया जाएगा और बाकी बचा बैलेंस आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास परकेसेट्स की लिस्ट आती है। अब परकेसेट्स की लिस्ट में सबसे पहला परकेसेट क्या आता है, अलाउंसेस खत्म हो गए, अलाउंसेस का टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके पहले मैं परकेसेट स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप में से किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी नोट्स चाहिए और कोई क्लासेस चाहिए प्रैक्टिकल बेसिस पे, या फिर आप में से किसी को कोई ई बुक भी चाहिए बहुत ईजी लैंग्वेज जिसके ज़रिए आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है जी। आप में से कोई भी कुछ भी लेना चाहता है, नोट्स, क्लासेस या फिर कोई बुक वगैरह की नीड है एक रीजनेबल प्राइसेस पे,
सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, नोट्स आपको फ्रीली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। ठीक है जी, चलिए ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी ताकि आपको नोट्स आसानी से मिल जाए। अब बताते हैं हम आगे, परकेसेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट परकेसेट है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक एसजी या सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपने मतलब ऑब्वियस सी बात है आपको कोई अनफर्निश्ड होम मिला हुआ है, मतलब रेंट फ्री आपको कोई घर मिला हुआ है, तो उस केस में आपके परकेसेट की जो वैल्यू है वो लाइसेंस फीस मानी जाएगी, जो उस घर की लाइसेंस फीस होगी। अगर जैसे अब मैं एम्प्लॉयर हूं आप एम्प्लॉय हो तो मैंने अपना ही कोई घर रेंट पे आपको दिया है और आप मुझे उसका कोई रेंट देते हो, तो फिर उस केसेस में उस परकेसेट की वैल्यू क्या मानी जाएगी सर? उस केसेस में परकेसेट की वैल्यू मानी जाएगी कि अगर आप उस जगह में रहते हो जिस जगह की पॉपुलेशन 10 लाख अप टू 10 लाख है, तो वहां पे आपकी सैलरी का 7.5% टैक्सेबल कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उस जगह के वो 10 लाख से 25 लाख के बीच में आती है, तो 10% ऑफ सैलरी आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा, मतलब 10% ऑफ सैलरी आपकी परकेसेट मान ली जाएगी। और फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप उस जगह में रहते हो जहां पे 25 लाख से भी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन है, तो वहां पे सैलरी का 15% आपकी परकेसेट की वैल्यू मानी जाएगी। सर परकेसेट की वैल्यू का मानने का मतलब सारी की सारी परकेसेट वैल्यू आपकी टैक्सेबल कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आप किसी होटल में स्टे करते हो, ठीक है ना, और 15 दिन से ज़्यादा स्टे करते हो, यानी आपके एम्प्लॉयर ने कहा था कि आप इधर उधर जाना है और आप ऑब्वियस ही ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल के बेसिस पे आप 15 दिन किसी होटल में रुकते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं होटल में स्टे करते हुए, तो वो चीज़ परकेसेट की कैटेगरी में आ जाएगी और होटल चार्जेस आपको या फिर आपकी सैलरी का 24% क्या कर दिया जाएगा, विच एवर इज़ लोअर के केसेस में आपको परकेसेट वैल्यू मान ली जाएगी। ये मैंने नोट में पहले बता दिया, लेकिन उसके पहले सर एक पॉइंट ऊपर छूट गया। वो क्या छूट गया कि अगर मेरा घर नहीं है, मतलब अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ आप एक एम्प्लॉय हो, तो मैंने आपको कोई घर दिया लेकिन मेरा अपना घर नहीं दिया, मैंने ही वो घर किसी से रेंट पे लिया है और उसके लिए आपको रखा हुआ है, मतलब आपको उस घर में रहने के लिए दे दिया है, तो ऑब्वियसली वो मेरा घर भी नहीं है, मैंने भी आपको कहीं से रेंट पे लेके दिया है। तो उस केस में लोअर ऑफ करना है कि जितना रेंट मैं उस घर के लिए दे रहा हूं या फिर 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपकी परकेसेट की वैल्यू में गिना जाएगा। और परकेसेट की वैल्यू का मानने का मतलब हम उसको टैक्सेबल इनकम में ऐड कर लेंगे, यानी टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जो मैंने अभी बताया होटल स्टे का, वो मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा अगर आपको 2 घर दिए जाते हैं तो उनमें से 90 डेज के लिए, तो पहले 90 डेज के लिए तो हम आपको वही परकेसेट मानेंगे, मतलब हम आपका जो परकेसेट मानेंगे वो उसी घर का मानेंगे जिसकी जो परकेसेट वैल्यू है वो कम होगी, यानी लोअर ऑफ होगी। नहीं तो हम क्या करेंगे, 90 डेज के बाद अगर हमारे पास स्टिल 2 हाउसेस पड़े हुए हैं तो हम दोनों को ही क्या मान लेंगे, मतलब हम दोनों के ही परकेसेट को ऐड करके टोटल परकेसेट वैल्यू निकालेंगे। यानी एक ही घर की वैल्यू तब तक मानेंगे अगर वो 90 डेज तक है, अगर 90 डेज के बाद भी मुझे 2 घर मिले हुए हैं तो मैं दोनों घर की टैक्सेबल वैल्यू ऐड करूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये तो था केस ऑफ अनफर्निश, लेकिन अब आता है फर्निश्ड अकोमोडेशन। मतलब अगर मुझे फर्नीचर के साथ कोई घर मिला है रेंट पे रहने के लिए, तो वो केस में क्या होगा, उसमें हमें पहले सबसे पहले अनफर्निश्ड वाला केस निकालना पड़ेगा, मतलब पहले हमें अनफर्निश्ड ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसमें क्या है, हमें अगर मैंने आपको वो घर दिया जिसमें फर्नीचर भी मैंने आपको दिया है, तो पहले अनफर्निश्ड में से जो वैल्यू आएगी वो लेनी है, प्लस अगर मैंने अपना फर्नीचर यानी जो फर्नीचर मैंने आपको प्रोवाइड करा है उसका ओनर मैं ही हूं, तो उस फर्नीचर के कॉस्ट की 10% भी बीच में ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, अगर वो फर्नीचर मैंने नहीं दिया खुद का, यानी वो फर्नीचर मेरा नहीं है, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन मैंने वो फर्नीचर भी आपको रेंट पे लेकर दिया है, तो फिर जितना रेंट मैं उस फर्नीचर के लिए पे करूंगा उतना रेंट उस अनफर्निश्ड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। दैट इज़ अ कॉमन थिंग, बस और कुछ नहीं याद रखना है। तो ये था आपका रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है जी, सेकंड आपके पास आता है
कि अगर हमें कोई ऐसा परकेसेट मिलता है, यानी जिसमें हम अपने मतलब हम एम्प्लॉयर के लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयर के कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कोई अदर मूवेबल एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं। मैंने यूज़ वर्ड कहा है, यानी अगर तो हम लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो परकेसेट वैल्यू में नहीं आता, क्योंकि ये नॉर्मल है, राइट। लेकिन इसके अलावा अगर मैं एम्प्लॉयर के किसी और मूवेबल एसेट का इस्तेमाल करता हूँ जो उसने मुझे यूज़ करने के लिए दी है, तो वो मेरी परकेसेट वैल्यू में गिनी जाए, मतलब वो मेरी परकेसेट वैल्यू मानी जाएगी। और उस मूवेबल एसेट का जो भी प्राइस होगा, जो भी कॉस्ट होगी, उसका 10% वो परकेसेट वैल्यू में ऐड हो जाएगा, और 10% जो परकेसेट वैल्यू मेरी बनेगी वो पूरी की पूरी मेरी टैक्सेबल सैलरी की इनकम में ऐड हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन ये तो था यूज़। अगर मुझे कोई वो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफ़र करता है, यानी मुझे स्पेशल उसने ट्रांसफ़र करी है, मतलब वो अब मेरे नाम पे हो चुकी है, मुझे उसने सेल कर दा है, मतलब मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ही क्या किया है, कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफ़र करी है, तो उस केस में अब देखो, ट्रांसफ़र तो ऑब्वियस सी बात है, सेल है तो सेल तो परकेसेट वैल्यू बनेगी, उसमें निल नहीं हो सकता। तो उस केस में जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसमें से 50% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेसिस पे हमने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। लेकिन अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलावा मैंने कोई मोटर कार को ट्रांसफ़र करा है, तो एक्चुअल कॉस्ट में से 20% रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। और अगर मुझे कोई अदर एसेट उसने ट्रांसफ़र करी है, तो उसमें मैंने एक्चुअल कॉस्ट में से एसएलएम बेसिस पे 10% डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बनेगी वो परकेसेट वैल्यू माननी है। ठीक है जी। तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड परकेसेट जो इसमें कवर किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखिएगा कि अगर आपको कैश गिफ्ट मिल रहा है तो वो फुली टैक्सेबल माना जाएगा। अगर मैंने आपको कैश में कोई गिफ्ट दिया है, एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, तो वो पूरा टैक्सेबल है। लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पशन है कि अगर मैंने कैश की बजाय कोई और चीज़ आपको गिफ्ट में दी है और उस गिफ्ट की वैल्यू 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो ही वो टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन अगर 5,000 रुपये से कम है, यानी अगर मैंने आपको किसी काइंड में कोई गिफ्ट दिया है और वो 5,000 से कम का गिफ्ट है, तो वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। फिर है फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा कि आप डोमेस्टिक सर्वेंट रख सकते हो और उसको उसकी पेमेंट मैं कर दूंगा, तो वो एक एम्प्लॉय के लिए परकेसेट माना जाएगा। और ऑब्वियस ही बात है, जितनी भी कॉस्ट मैं उसके सर्वेंट को पे करूंगा वो सारी की सारी मेरे एम्प्लॉय के लिए परकेसेट की वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट आता है कि अगर गार्डनर की सैलरी है, यानी एक एम्प्लॉय ने गार्डनर रखा हुआ है और उसके गार्डनर की सैलरी भी मैं उसको पे करता हूं, तो याद रखिएगा सैलरी ऑफ गार्डनर किस में कवर नहीं होता, सैलरी इनकम में कवर नहीं होता, ये परकेसेट नहीं माना जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय के घर में गैस इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है या वाटर बिल आता है, मैं उसकी पेमेंट करता हूं, तो वो भी परकेसेट की कैटेगरी में आ जाएगा और सारी की सारी वैल्यू परकेसेट मानी जाएगी। कोई इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन है, तो उस केस में क्या करना है, आपने याद रखना है कि अगर लोन की वैल्यू 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो आपने एसबीआई रेट जो आपके साल का सबसे पहले दिन में होगा, यानी साल के सबसे पहले दिन में एसबीआई का जो रेट होगा और जो मैंने उस एम्प्लॉय को रेट दिया है उस लोन को लेने के लिए इंटरेस्ट रेट, उन दोनों को लेस करना है। और जितना बैलेंस बचेगा और जितनी 20,000 से ज़्यादा अमाउंट होगी लोन ड्यू की मंथली बेसिस पे, उन दोनों को हमने फॉर्मूले में फिट आउट करके जो वैल्यू निकलेगी वो परकेसेट मानी जाएगी। आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला, आपको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि 20,000 से ज़्यादा अगर लोन होगा तो ही टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है जी। इसके अलावा आता है मोटर कार का पर्क। मोटर कार मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए दे दी है, एक एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी का इस्तेमाल करने के लिए दिया है या उसके खर्चे वो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, वो पर्क माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले, अगर मैं ही उस गाड़ी का ओनर हूँ, ऑब्वियस सी बात मैं एम्प्लॉयर हूँ, तो मैं ही उस गाड़ी का ओनर हूँ और एम्प्लॉयर मतलब मैं ही उस गाड़ी के खर्चे दे रहा हूँ, तो भाई साहब एम्प्लॉयर का रोल कहाँ गया, एम्प्लॉय तो है ही नहीं यहाँ पे, एम्प्लॉय तो है ही नहीं यहाँ पे। तो जब एम्प्लॉय का रोल ही नहीं है, उसको कुछ दिया ही नहीं है मैंने, तो बात सीधी सी है कि वो परकेसेट है ही नहीं। ठीक है ना। सेकंड है कि मेरी गाड़ी है और खर्चे जो है वो मेरे एम्प्लॉय दे रहा है, यानी मेरी गाड़ी यूज़ कौन कर रहा है, मतलब मेरी गाड़ी का ओनर मैं हूँ,
एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है और एम्प्लॉय ही उस गाड़ी के खर्चे भी दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, 600, ध्यान रखिए यहाँ पे 600 रुपीज़। अगर उस कार की जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो 1.6 लीटर से कम है, क्यूबिक कैपेसिटी से कम है, तो 600, नहीं तो 900। मतलब ड्राइवर का फिक्स खर्चा तो लगेगा, ड्राइवर का 900 रुपीज़ का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 600 रुपये तब लगेंगे अगर उस गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 से कम है। अगर 1.6 से ज़्यादा है तो 900 रुपीज़ आपको इस केस में पर किसिट वैल्यू माननी है। और मैंने ये केस ऑफिस प्लस पर्सनल पर्पस दोनों के लिए रखा हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ही इसमें कवर किया है। थर्ड केस आता है कि अगर गाड़ी मेरी है और खर्चे भी मैं दे रहा हूँ पर एम्प्लॉय उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय यूज़ तो कर रहा है उस गाड़ी को, लेकिन मेरी ही गाड़ी है, ठीक है ना, मेरी ही गाड़ी है, तो क्या होगा वहाँ पे, मतलब पहले केस में तो वो यूज़ ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या है, वो यूज़ कर रहा है दोनों पर्पज़ के लिए। और दोनों पर्पज़ के लिए जब वो यूज़ भी कर रहा है, मेरी गाड़ी है, मैं ही खर्चे दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब कि जब सारे बेनिफिट मैं उसे दे रहा हूँ सिर्फ एक गाड़ी को यूज़ करने के लिए, तो क्या होगा, 1800 पर मंथ और 2400। अगर क्यूबिक कैपेसिटी कम हुई 1.6 से तो 1800, नहीं तो 2400 आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा इस केस के अंदर। मतलब जो पर केसेट वैल्यू बनेगी या तो 1800 रुपये पर महीना अगर आपको 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से कम है गाड़ी, यानी छोटी गाड़ी है। अगर आपकी 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से बड़ी गाड़ी है, मतलब 1.6 से अगर आपकी ज़्यादा चली जाती है गाड़ी, तो उसको हम बड़ी गाड़ी के अंदर ले आते हैं। तो अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो ऑब्वियस ही बात है 2400, नहीं तो 1800 आपने चार्ज करना है एज अ पर केसेट वैल्यू। लास्ट केस आपका आता है कि अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है, ठीक है जी, और खर्चे मैं दे रहा हूँ, मतलब गाड़ी मैंने कहा एम्प्लॉय को कि जाओ आप अपनी गाड़ी ले आओ, उसके खर्चे मैं दे दूंगा, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। तो वो अपनी गाड़ी अपने काम के लिए भी यूज़ करता है और मेरे ऑफिस के काम के लिए भी यूज़ करता है। तो उस केस में भी जो मैंने थर्ड केस में आपको बताया 1800 और 2400 रुपये का खर्चा वही सेम लगेगा, लेकिन बस दोनों में फ़र्क इतना है कि उसमें हम जो वैल्यू आएगी उसको सीधे पर किसिट मान लेंगे, लेकिन इसमें जो वैल्यू आएगी वो हम पहले एक्चुअल जो खर्चे बनते हैं उनमें से लेस करेंगे, फिर हम उसकी जो वैल्यू बनेगी वो पर किसिट वैल्यू में डालेंगे। बस इतना सा फ़र्क आपको याद रखना है और ये केसेस आपके माइंड में होने चाहिए। एक बार रिवर्ट करके देख लेना वीडियो को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार समझ नहीं आता, एक बार में समझ आ जाएगा अगर रिवर्ट करके दोबारा समझोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर एक एम्प्लॉयर ने आपको अपने ऑफिस में कोई मील प्रोवाइड करा है तो वो पर्क माना जाएगा, वो पर्क सेट माना जाएगा, और 50 रुपीज़ से ज़्यादा का पर्क माना जाएगा। मतलब एक पर मील की कॉस्ट अगर 50 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी, पर्क सेट मानी जाएगी। उसके बाद आता है सेकंड केस, अगर मैंने अपने वर्किंग ऑफिस आवर्स में अपने एम्प्लॉय को कोई टी या स्नैक्स ऑफर किए हैं, एक एम्प्लॉयर जो कि आपको नॉर्मली ऑफिस में मिलते हैं, तो वो पर्क सेट के कैटेगरी में नहीं आती, ये याद रखना, ठीक है जी। इसके बाद आता है कि अगर मैंने आपको कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं, यानी एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं, तो उस केसेस में परकेसिट की जो वैल्यू है वो एफएमवी मानी जाएगी, यानी फेयर मार्केट वैल्यू ही मानी जाएगी। किस डेट को, एक्सरसाइजिंग डेट को, जो भी आपके शेयर्स की एफएमवी होगी वही आपकी टैक्सेबल वैल्यू या परकेसिट वैल्यू मानी जाएगी। इसके बाद आता है लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन ये भी एक तरह का अलाउंस होता है। तो इसमें सिर्फ, वैसे मैं कहूँ ये चीज़ ज़्यादा याद रखने वाली नहीं है एलटीसी वाली, इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपको टोटल 4 जर्नी, मतलब मतलब ओनली 2 जर्नीज इन द ब्लॉक ऑफ 4 एग्जेम्प्ट। मतलब क्या होता है कि आपको जब लीव ट्रैवल कंसेशन मिलती है ना, तो उस केस में क्या होता है, आपको टोटल 4 जो ब्लॉक होते हैं, मतलब 4 ब्लॉक्स आपकी जर्नी में आपको अलाउड होते हैं। तो 4 में से जो 2 ब्लॉक्स ऑफ जर्नी होती हैं वो आपकी क्या मानी जाती है, एग्जेम्प्ट मानी जाती हैं। बस इतना याद रखना है और ये पूरी लाइन आपको क्वेश्चन में मिली आएगी। बस आपको याद रखना है कि कितने ब्लॉक ऑफ कैटेगरी में उसको जर्नी मिली है, 4 में कि 3 में कि 2 में, मतलब मैक्सिमम 2 ही उसको अलाउड, मतलब मैक्सिमम 2 उसको क्या है, एग्जेम्प्ट कर दी जाएंगी। अगर वो तीसरी बार घूमने जा रहा है एम्प्लॉयर के काम के लिए, या एम्प्लॉयर उसको भेज रहा है तीसरी बार एलटीसी के बेसिस पे, एलटीसी अलाउंस देने के बाद, तो वो थर्ड टाइम क्या माना जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है जी।
फिर उसके बाद अगर कोई क्लब का खर्चा है, या फिर आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कोई ऑफिशियल टूर, सीधी सी बात है, कोई पहले आ जाओ क्लब का खर्चा। अगर कोई क्लब का खर्चा है तो जितना भी मैं उसके लिए क्लब का खर्चा बियर करूँगा वो सारा उसके लिए पर कैसेट की वैल्यू बन जाएगा। ये सिंपल सा पॉइंट था। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर मैंने आपको कहीं पे ऑफिशियल टूर पे भेजा था, अगर मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे ऑफिशियल टूर पे भेजा था और आपकी जो ऑफिशियल टूर है वो मैंने कहा कि चलो ठीक है 5 दिन में ख़त्म हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है आप 3 दिन वहाँ पे घूम लो, तो आपकी अगर ऑफिशियल टूर मतलब जो है वो वोकेशन में बदल गई है, तो जितने दिन आप वहाँ पे एज अ वोकेशन रहे हो वो भी आपके लिए एक एम्प्लॉयर की तरफ से आपका क्या माना जाएगा, परकेसेट माना जाएगा। और परकेसेट की वैल्यू वही होगी जो आपकी वोकेशन पीरियड में हुई है। ठीक है जी, जो भी आपके खर्चे लगे हैं वो सारे। उसके बाद आता है, अब यहाँ पे परकेसेट की चीज़ें ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे आपके पास परकेसेट भी ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा लग जरूर रहा होगा यार कितनी बड़ी लंबी लिस्ट है, पर मैं ये कहूँगा कि जो हमने 9 वीडियोस के ज़रिए सैलरी का टॉपिक कंप्लीट करा था, 9 वीडियोस, और हर वीडियो की जो लेंथ थी वो 20+ मिनट्स में जा रही थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको अंडरस्टैंड करना था विद प्रैक्टिकल्स। अब सोचो कि वो कम समय में कितने आसानी से आपको समझ आ रहा है एट अ लास्ट मोमेंट पे। ठीक है ना, बहुत जल्दी फिनिश होने वाली अब वीडियो, कुछ रह ही नहीं गया, 5 7 मिनट की वीडियो रह गई बस। देखिए अब ज़रा कि डिडक्शंस क्या हैं। डिडक्शंस डिडक्शंस सैलरी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ग्रोस सैलरी तक निकाल आते हैं, नेट सैलरी भी हमारी होती है भाई। हम जितनी भी चीज़ों को कर रहे हैं उसका आंसर ग्रॉस सैलरी आता है, और ग्रॉस सैलरी में से हमें सेक्शन 16 की डिडक्शन माइनस करनी है। तो 3 तरह की डिडक्शन इनकम टैक्स वालों ने हमें दी है। पहली 50% और 50,000 फ्लैट, यानी जितनी हमारी सैलरी बनेगी या तो 50,000 रुपये, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, वो हमारी फ्लैट हमें क्या मिल जाएगी, दैट इज डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा केस आता है कि अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हमारे लिए स्पेशल एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर हमें मिला है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा। कितने लेवल तक, एक्चुअल जितना मिला है या तो उतना, या फिर बेसिक सैलरी का 1/5, या फिर यहाँ पे परसेंट नहीं आएगा, 1/5 ही आएगा अकेला। ठीक है ना, और या फिर 5,000 रुपीज़। इन तीनों में से जो भी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी, जो लोअर ऑफ होगी, वही हमें क्या मिल जाएगी, एंटरटेनमेंट अलाउंस में मिल जाएगी एज अ डिडक्शन। लेकिन याद रखना ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स। तो ये तो आपको मिलने ही वाली है डिडक्शन, ये याद रखना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको बस एक MCQ पर्पज़ के लिए याद रख लेना कि 2500 से ज़्यादा का जो प्रोफेशनल टैक्स है वो साल में नहीं मिल सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा आएगा और जब भी आपको प्रोफेशनल टैक्स लिखा आएगा, ये सबसे पहले हम सैलरी में ऐड करेंगे, और फिर जब हम ग्रॉस सैलरी के बाद इसकी डिडक्शन करेंगे तो फिर हम इसको माइनस कर देंगे। यानी पहले इसने ज़रूर ऐड करना है, लेकिन बाद में हम इसको डिडक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखना। अब हम कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स की ओर ध्यान दे देते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हमें इसमें अंडरस्टैंड करने होते हैं कि कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं वो एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स। वो क्या होते हैं, नंबर 1 है लीव सैलरी। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कहा था पूरे साल में आपको 30 लीव्स अलाउड हैं, और आपने उसमें से सिर्फ 20 लीव्स आपने ली हैं, तो जो 10 लीव्स आपने नहीं ली हैं तो उसके पैसे आपको मिलते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेरे से लीव सैलरी के पैसे ले लिए हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो टैक्सेबल किए जाएंगे, क्योंकि एक रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब ही ये होता है कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान ले लिया तो उसका रिटायरमेंट बेनिफिट मिला ही नहीं उसको, तो वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान जब मिलेगा तो टैक्सेबल माना जाएगा, तो सारी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा, अगर मैंने रिटायरमेंट पे ही आपको दिया है और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आप एग्जेम्प्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो क्या होगा सर, तो फिर आपको लोअर ऑफ करना है। कितने का सर, हमने इन तीनों चीज़ों का लोअर ऑफ करना है, उसके बाद हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी। किन चीज़ों का सर, जितनी हमें लीव सैलरी मिली है या तो उतना, या फिर 3 लाख रुपीज़, या फिर 10 मंथ की एवरेज मंथली सैलरी, मतलब 10 मल्टीप्लाई एवरेज मंथली सैलरी। जो एवरेज मंथली सैलरी है वो 10 महीने की लेनी है। और लास्ट आता है कि जितनी मैंने लीव अपनी बचा ली हैं, यानी जितनी मैंने लीव्स अभी नहीं ली,
या जितनी मेरी लीव्स मुझे मतलब मेरी बच गई, मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ सैलरी। इन फॉर्मूलों को जब हम फिल करेंगे तो जो भी हमारे पास लोअर ऑफ अमाउंट आएगी तो वो हमारी एग्जेम्प्टेड लीव सैलरी मानी जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंशन का टॉपिक। तो पेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिटायरमेंट के लिए आपको पता ही है। तो ऑब्वियस ही बात, बहुत सिंपल एग्जाम्पशन इसमें सरकार ने आपको दी है कि अगर आपको अनकम्यूटेड पेंशन मिली है, मतलब लमसम में नहीं मिली, इंस्टॉलमेंट में मिली है, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट के दौरान। तो मैंने पहले ही बता दिया, एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कोई चीज़ मिली है तो वो टैक्सेबल फुल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मैंने रिटायरमेंट पे कोई पेंशन दी है तो क्या होगा? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो क्या होगा? ग्रेच्युटी मिली है, ग्रेच्युटी मिली है तो 1/3, ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो 1/2। किसका? टोटल पेंशन का। किसका? टोटल पेंशन का। और टोटल पेंशन आपको वहाँ पे अगर नहीं निकाली जाएगी तो जितनी कम्यूटेड हुई है डिवाइडेड बाय कम्यूट, मतलब जितनी आपको पेंशन मिली होगी डिवाइडेड बाय कम्यूनिटेशन परसेंटेज आपको दे दी जाएगी, उसके साथ डिवाइड कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगी? आपकी टोटल पेंशन मिल जाएगी। दैट्स इट। ठीक है जी। तो ये आपका पेंशन का टॉपिक हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट में टॉपिक आते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। लास्ट में जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। लास्ट जो हमारा पॉइंट है ग्रेच्युटी का, वो हमें क्या कहता है कि अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हमें ग्रेच्युटी मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो हमारे दो केसेस बन जाएंगे, क्या हम ग्रेच्युटी एक्ट में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो दोनों में फ़र्क बहुत सिंपल सा है, सिंपल और छोटा सा है। पहले 2 पॉइंट दोनों में सिमिलर रहेंगे कि जितनी ग्रेच्युटी मिली है और या फिर 20 लाख रुपी, विच एवर इज लोअर। तो ये दोनों केसेस दोनों में सेम है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है ना, वो याद रख लेना कि अगर हमें जो सैलरी मिली है, मतलब जो ग्रेच्युटी मिली है, हम अगर पोगा में कन्वर्ट होते हैं, यानी अगर हमें ग्रेच्युटी एक्ट में रखा गया है, तो फिर लेंथ ऑफ सर्विस, जितने साल की हमने सर्विस पूरी की है, मल्टीप्लाई बाय 15 दिन की सैलरी हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। 15 दिन की सैलरी का मतलब सर महीने के 15 दिन, और महीना कितना मानना है? दैट इज मंथली हमने कितना मानना है? ये देखो 15 डे सैलरी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जितनी सैलरी हमने लास्ट मंथ में निकाली होगी मल्टीप्लाई बाय 15/26। हमने मंथली 30 नहीं मानना, उसको मंथली कितना मानना है? 26 डेज। ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नॉट कवर्ड बाय पोगा में जो आपको याद रखना है, वो क्या चीज़ याद रखनी है कि हमने अपनी एवरेज मंथ सैलरी का हाफ करना है। तो सर हाफ और 15 दिन में क्या फ़र्क रह गया? वहाँ पे 15/26 है, यहाँ पे हमने 1/2 करना है, और 1/2 का मतलब अलग होता है और 15/26 का मतलब अलग होता है। इस वजह से ये फॉर्मूला डिफरेंट है, याद रखिएगा। ठीक है जी। दैट्स इट ऑल अबाउट दैट। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? कुछ प्रोविडेंट फंड की प्रोविजंस आपको हैं यहाँ पे कि अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए कोई प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है और अगर वो कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में है तो 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, और अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है तो उस इंटरेस्ट का 9.5% भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। लेकिन इसके अलावा अगर एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन करा है तो वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, सॉरी डिडक्ट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C। ये आपको पता है, जब हम डिडक्शन चैप्टर करेंगे तब इसमें ये चीज़ कवर हो जाएगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कवर कर रहा हूँ जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैलरी का जो मीनिंग है वो इसमें क्या कवर किया जाएगा। हर केस में मैंने सैलरी 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 कहा, 15% ऑफ सैलरी, 20% सैलरी, और सैलरी है क्या सर? सैलरी का एग्जैक्ट मीनिंग हर केसेस के लिए मैंने इजी वे में यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा हर केस में कौन सी सैलरी का इस्तेमाल करना है, हर केस में क्या सैलरी का मतलब है, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये था आपका टोटल दोस्तों, जो मैंने आपको पूरा का पूरा सैलरी चैप्टर विद इन 35 मिनट्स के अंदर सारा फिनिश करवा दिया है। आई होप आपको बहुत कम समय में सैलरी के सारे टॉपिक्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे।